जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? और आपके पेपर्स वगैरह कैसे हो रहे हैं? आज पॉलिटिकल साइंस का पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम जो ऑनलाइन इम्तिहानात का सिलसिला शुरू है, उसका पहला पेपर था। उम्मीद है जिन तालिब इल्मों ने आज पेपर दिया है उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। आज की एक और वीडियो जो है मैं लेकर आया हूँ ताकि जिन बच्चों का पेपर आने वाले वक्त में है, कल और परसों जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, या हमारे जो दीगर स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और बीएस के स्टूडेंट्स हैं, या हमारे जो स्टूडेंट्स लेक्चरशिप का एग्ज़ाम दे रहे हैं और सीएसएस या पीएमएस की तैयारी के सिलसिले में मसरूफ़ हैं, तो कोशिश होती है कि ऐसी वीडियोस दी जाएं जो पॉलिटिकल साइंस के तमाम स्टूडेंट्स के लिए और हिस्ट्री के जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किसी न किसी हवाले से जो है वो ज़रूर जो है कारगर साबित हों। तो आज की ये वीडियो जो है उसमें मुख्तसर तौर पर जो है यूके, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और पाकिस्तान ये 4 मुख्तलिफ ममालिक हैं, उनके तकरीबन 4 या 5 जो सवालात जो हैं वो इस वीडियो के अंदर शामिल किए गए हैं। हर सियासी निज़ाम से चंद सवालात लिए गए हैं ताकि तमाम का हम मुख्तसर तौर पे जायज़ा जो है वो ले सकें। वही बात जो मैं अक्सर कहा करता हूँ, कमर्शियल आ गया है। मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो हमारा क्विज़ का सिलसिला शुरू होता है। पहला ऑप्शन है, अमेरिकी सियासी इनकलाब में किस बरतानवी सियासी मुफक्कर के नज़रियात ने अहम किरदार अदा किया? यानी अमेरिकन रेवोल्यूशन जो रूनुमा हुआ, जो उन्होंने बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़ आज़ादी हासिल की, तो कौन सा अमेरिकी बरतानवी सियासी मुफक्कर था जिसके सियासी नज़रियात ने अमेरिकी अवाम को मुतासर किया और उन्होंने बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़ ऐलान आज़ादी कर दिया? तो उसमें ऑप्शंस हैं थॉमस हॉब्स, जेरेमी बेंथम, जॉन लॉक और लॉर्ड ब्राइस। तो दुरुस्त जवाब है जॉन लॉक। जॉन लॉक बेसिकली जमहूरियत पसंद था और उसके सियासी नज़रियात की वजह से अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है वो रूनुमा हुआ था और अमेरिकी सियासी निज़ाम का पर इसके बड़े गहरे असरात जो हैं वो मरतब हुए हैं। और अमेरिकन आइन के अंदर जो पॉपुलर सॉवरेनिटी का तस्वर है, यानी अवामी इक़्तिदार का जो तस्वर है, वो भी दरअसल जॉन लॉक के नज़रियात से जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, किस अमेरिकी सियासी जमात का इंतखाबी निशान गदा है यानी डंकी है? डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, व्हिग, लेबर। तो अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका इंतखाबी निशान जो है वो गदा है। हर मुआशरे के अंदर जो है मुख्तलिफ़ जानवर मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात की वजह से जाने जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ उल्लू जो है वो एक नेगेटिव उसकी है पहचान है, लेकिन बाज़ मुआशरों के अंदर जो है उल्लू को बड़ी जहानत की अलामत भी समझा जाता है। इस तरह हमारे यहाँ जो है वो गधा जो है वो बेवकूफ़ के मानों में जो है वो हम उसको तंज़न जो है वो कहते हैं। लेकिन अमेरिकन सियासी निज़ाम के अंदर, अमेरिकी मुआशरे के अंदर जो है अमेरिका की बहुत कामयाब सियासी जमात जो है डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसका इंतखाबी निशान है गधा। तो वहाँ पे जो है गधे एक सिंबल है, गधा जो है मेहनत, मुशक्क़त, बुर्दबारी, जद्दोजहद और हर तरह के मौसम के अंदर, हर तरह के माहौल के अंदर अपने काम को जो है वो जारी रखना, अपनी मंजिल की तरफ जो है बढ़ते रहना। तो ये वहाँ पे जो है वो एक पार्टी ने इसको इंतखाबी निशान के तौर पे लिया है और इसको वो हमेशा जो है वो इसके ऊपर बड़ा फ़ख्र करते हैं और ये उनके लिए एक इंतखाबी निशान का दर्जा जो है वो अख्तियार कर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी सियासी जमात का इंतखाबी निशान हाथी है? लेबर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, व्हिग पार्टी। तो ये जवाब है रिपब्लिकन पार्टी। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इंतखाबी निशान है ये जो अमेरिका का जो इलेक्शन कमीशन है ये उसकी तरफ से अलाट किए हुए नहीं हैं। यानी जिस तरह हमारे यहाँ
इलेक्शन कमीशन जो है वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को इंतखाबी निशान जो है वो अलाट करता है। तो ये निशान जो हैं ये इलेक्शन कमीशन के अलाट किए हुए नहीं हैं, ये हालात की पैदावार है, माहौल की पैदावार हैं और उस ये कल्चर से जो है वो डेवलप हुए हैं। फिर कभी किसी वीडियो के अंदर जो है इस बात के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन होगी कि किस तरह जो है जो रिपब्लिकन पार्टी थी उसने अपना इंतखाबी निशान एलिफेंट को चुना और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसने अपना इंतखाबी निशान जो है वो गधा क्यों चुना। तो अनकरीब जो है इसके ऊपर जो है वो एक हम मुख्तसर सी वीडियो जारी करेंगे जिससे आपकी मालूमात में जो है मज़ीद इजाफ़ा होगा। नेक्स्ट है अमेरिकी परचम पर कितने स्टार बने हुए हैं। अगर आप अमेरिकन फ्लैग को देखें तो उसके एक कोने के ऊपर स्टार बने हुए हैं। वो स्टार जो हैं वो अमेरिकन जो फेडरेशन है उसके यूनिट्स की नुमाइंदगी करते हैं। तो अमेरिकन जो फेडरेशन है, अमेरिकी वफाक जो है वो 50 इकाइयों पर मुश्तमिल है, तो उसके ऊपर भी 50 जो है वो स्टार बने हुए हैं। तो वो दरअसल 50 स्टार अमेरिकी वफाक की 50 रियासतों की निशानदेही करते हैं। नेक्स्ट MCQ है, सदारती उम्मीदवार को कामयाबी के लिए इंतखाबी दायरे के 538 अरकान में से कितने वोट दरकार होते हैं। अमेरिका का जो सदारती इंतखाब होता है तो पहले मरले के अंदर जो है अवाम एक इंतखाबी दायरा इलेक्टोरल कॉलेज चुनते हैं जिसके अरकान की कुल तादाद है 538। दूसरे मरले में जो है ये 538 लोग जो होते हैं सदारती उम्मीदवार को वोट कास्ट करते हैं और जिस पार्टी के सदारती उम्मीदवार को 538 में से 270 वोट हासिल मिल जाएं वो कामयाब करार पाता है, वो अमेरिका का सदर करार पाता है। तो ये वहाँ पे जो है वो एक तरीक़ेकार है। इसके ऊपर भी जो है आने वाले वक्त में चूँकि अमेरिका का सदारती इलेक्शन जो है वो आने वाला है तो वक्तन फ़क्तन हम इसके ऊपर जो है बात जो है ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1998 में किस अमेरिकी सदर के ख़िलाफ़ मुआख़ज़ा हुआ था। इम्पीचमेंट, मुआख़ज़ा मीन्स इम्पीचमेंट। जॉर्ज बुश, रिगन, बिल क्लिंटन, एंड्रयू जॉनसन। तो ये दुरुस्त जवाब है बिल क्लिंटन। 1998-99 के अंदर जो है अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन थे और इनके ख़िलाफ़ जो है बिल क्लिंटन के ख़िलाफ़ मुआख़ज़ा हुआ था और वो नाकाम हो गया था। ये बहुत अहम बात है कि आज तक जितने भी अमेरिकी सदूर के ख़िलाफ़ मुआख़ज़ा हुआ है वो नाकाम हो गया है। एंड्रयू जॉनसन के ख़िलाफ़ मुआख़ज़ा हुआ तो वो एक वोट के फ़र्क से नाकाम हो गया था। उसके बाद निक्सन के ख़िलाफ़ मुआख़ज़ा हुआ तो वो उसने रिज़ाइन दे दिया था। बिल क्लिंटन के ख़िलाफ़ मुआख़ज़ा हुआ तो वो नाकाम हो गया। तो इस तरह जो है आज तक किसी भी अमेरिकी सदर को मुआख़ज़े के ज़रिए बरतरफ नहीं किया जा सका। मुआख़ज़ा ज़रूर होता है जब भी अमेरिकन सदर कोई गलती करता है, आइन से तजावुज़ करता है, अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है तो अमेरिकन उसका मुआख़ज़ा ज़रूर करते हैं। लेकिन आज तक किसी अमेरिकन सदर को जो है वो मुआख़ज़े के ज़रिए बरतरफ नहीं किया गया। तो इसमें मुख्तलिफ़ जो सियासी मुफ़क्किरीन हैं और अमेरिकी सियासी निज़ाम में जो दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं तो वो इसका एक ये भी नुक्ता पेश करते हैं कि अमेरिकन कौम जो है उसकी साइकी बड़ी मुनफरिद किस्म की है और अमेरिकन सदर के बारे में जो है एक तरफ वो बहुत अलर्ट रहते हैं और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते कि उनका सदर जो है, जो हेड ऑफ़ द स्टेट है, जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है और पूरी दुनिया के अंदर जो है अमेरिका को की नुमाइंदगी करता है तो वो कोई गलती करे, कोई कोताही करे, अख्तियारात से तजावुज़ करे या कोई गैर अखलाकी हरकत का वो मुर्तकब हो तो ये चीज़ उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। और जैसे ही वो कोई अख्तियारात से तजावुज़ करता है तो फ़ौरन उसका मुआख़ज़ा करके उसको एहसास दिलाया जाता है कि हम तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं और तुम अख्तियारात से तजावुज़ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो मुआख़ज़ा करने के बाद उसको यूँ समझने के वो बरी कर देते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक ये बताई जाती है, यहाँ ये मेरे ज़हन की पैदावार है कि देखें जो सदर है, जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ़ द स्टेट है और हेड ऑफ़ द स्टेट रियासत के वक़ार, रियासत की इज़्ज़त की पहचान होता है, रियासत की वो शान व शौकत है। और अमेरिकन सदर जो है वो सिर्फ़ अमेरिका का सदर नहीं होता
बल्कि आप यूँ समझ लें कि वो पूरी दुनिया के ऊपर सदर होता है। उसका असर और रसूख बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ताकतवर है और अमेरिकी खारजा पॉलिसी के ज़रिए जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक पर अपना असर और रसूख जो है डालता है। अब अगर मुआवजे के ज़रिए यानी सदर के ऊपर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए जाएँ कि वो करप्ट है, बदनुमान है और उसने एक जो है वो गैर अखलाकी को हरकत की है, अख्तियारात से तजावुज़ किया है या कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाया है, और इनमें से किसी इल्ज़ाम की बुनियाद पर उसको बरतरफ कर दिया जाए, तो फिर वो अमेरिकन कौम ये समझती है कि दुनिया क्या सोचेगी कि अमेरिकन जो हैं इतने गैर ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने 4 साल के बाद एक शख्स को चुना और वो शख्स करप्ट निकला। तो इससे अमेरिकन जो अवाम हैं, जो वोटर्स हैं, वो समझते हैं कि हमारी इंसल्ट है कि अगर किसी सदर को मुआवजे के ज़रिए बरतरफ कर दिया जाए तो ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उसकी बरतरफ़ी जो है वो दरअसल वो समझते हैं कि अमेरिकन सदर की बरतरफ़ी नहीं, बल्कि हमने जो शख्स मुंतखब किया, हमने बड़ी सोच विचार के बाद और अमेरिकी माशरे में से एक बेहतरीन शख्स का इंतखाब किया है। तो अगर वो करप्ट निकलता है तो इसका मतलब है कि अमेरिकन अवाम जो हैं वो उस शख्स के बारे में बखूबी आगाह नहीं है, जो उनकी नहली जो है साबित होती है। और दूसरा ये है कि अमेरिकन सदर, जिससे मैंने कहा कि पूरी दुनिया का वो एक अहम शख्स होता है, और अगर उसके ख़िलाफ़ मुआवजा हो जाए तो अमेरिकन सदर के ख़िलाफ़ जो मुआवजे की जो तहरीक होती है उसकी न्यूज़ हम वक्त पूरी दुनिया के अंदर चल रही होती हैं। तो फिर पूरी दुनिया के अंदर जो है अमेरिका की बदनामी होती है कि ये देखें ये सुपर पावर है, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है और इसका सदर जो है वो करप्शन में मुलव्वस है, वक्त रात से तजावुज़ कर रखा है। तो इससे उसकी पूरी दुनिया के अंदर बदनामी होती है। तो वो क्या करते हैं, वो निगरानी करते हैं सदर की। जैसे ही उनको महसूस होता है कि सदर अख्तियारात से तजावुज़ कर रखा है तो वो फ़ौरन उसका मुआवजा करते हैं, ताकि सदर को एहसास दिलाया जाए कि तुम अख्तियारात से तजावुज़ नहीं कर सकते, तुम मनमर्जी नहीं कर सकते, तुम आइन और कानून के दायरे कार में रहकर काम करोगे। अगर तुम तजावुज़ करोगे तो हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। और फिर उसको थोड़ा सा झाड़ झपट करने के बाद जो है उसको कहते हैं कि ठीक है, अब जो है अब आप बकिया मुद्दत जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से पूरी करें। तो ये बड़ा अजीब किस्म का, मुनफरिद किस्म का जो है वो पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है रूज़वेल्ट के दौरान। रूज़वेल्ट के दौरान मुद्दत इंतकाल के बाद बकिया मुद्दत के लिए कौन ओहदे सदारत पर फायज़ हुआ। सवाल की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी मुझे लग रही है। अमेरिकन सदर जो रूज़वेल्ट थे, जो पहली बार 1932 में, फिर 1936 में, तीसरी बार 1940 में और चौथी बार 1944 में अमेरिका के सदर मुंतखब हुए थे, और फिर 1945 में जो है उनकी वफ़ात हो गई थी। तो उनकी वफ़ात के बाद सदर कौन बना, तो उसके ऑप्शन हैं जॉन एफ कैनेडी, ट्रूमैन, निक्सन, रेगन। तो दुरुस्त जवाब है ट्रूमैन। मैं आपको बताता चलूँ कि जब अमेरिकन सदर जो है वो दौरान मुद्दत, जो उसकी 4 साल की मुद्दत है, उसके दौरान अगर फौत हो जाता है, बरतरफ हो जाता है या वो रिज़ाइन दे देता है तो उसकी बकिया मुद्दत उसका नैब सदर पूरी करता है। उसके बाद उसके नए इंतखाबात नहीं होते, इंतखाबात मुकर्रर वक़्त पर 4 साल के बाद ही होंगे। तो उसकी जो बकिया मुद्दत थी वो ट्रूमैन ने पूरी की। नेक्स्ट है दुनिया का ताकतवर तरीन ईवान बाला कहलाता है। तो उसके ऑप्शन हैं बरतानवी दारुल उमरा, भारतीय राज्य सभा, पाकिस्तान का सेनेट, अमेरिकी सेनेट। तो दुरुस्त जवाब है अमेरिकी सेनेट। अमेरिकी सेनेट दुनिया का ताकतवर तरीन ईवान बाला कहलाता है। किस एतबार से? अख्तियारात के एतबार से। जो अख्तियारात अमेरिकन सेनेट को हासिल हैं दुनिया के किसी भी दूसरी पार्लियामेंट के ईवान बाला को इतने वसी अख्तियारात जो हैं वो हासिल नहीं हैं, और इसलिए वो दुनिया का सबसे ताकतवर जो है वो ईवान बाला कहलाता है। तो ये चंद सवालात अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम से थे। नेक्स्ट जो है वो हम कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूके। यूके मींस यूनाइटेड किंगडम। तो बरतानवी सियासी निज़ाम से जो है चंद सवालात जो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरतानवी परचम कहलाता है ब्लू स्टार, यूनियन जैक, फ्लाइंग फ्लैग, सब्ज़ हलाली परचम।
तो दुरुस्त जवाब है यूनियन जैक, यानी बरतानिया के जैसा पाकिस्तान का परचम जो है वो सब्ज़ हलाली परचम कहलाता है, इस तरह बरतानवी परचम का जो नाम है वो यूनियन जैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी जंग अज़ीम के दौरान बरतानिया का वज़ीर आज़म कौन था? लॉयड जॉर्ज, थ्रीसामा, विंस्टन चर्चिल, ग्लैडस्टोन। तो दुरुस्त जवाब है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो है ये दुनिया के मशहूर जो वज़ीर आज़म हैं और बरतानिया के जो मशहूर वज़ीर आज़म हैं उनका शुमार उसके अंदर होता है। बहुत ज़हीन शख्स था, बहुत अच्छा डिबेटर था, बहुत अच्छा हाज़िर जवाब था और अज़ीम सियासतदानों के अंदर जो है इसका शुमार होता है। एक लतीफ़ा मुझे इनका याद आ रहा है, इनकी जो स्पीच है तो उसका एक हिस्सा है। तो एक दफ़ा जो है विंस्टन चर्चिल जो है ये दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अमेरिका बरतानिया के वज़ीर आज़म थे। तो ये जंग अज़ीम के दौरान जो है एक दफ़ा बरतानवी पार्लियामेंट से ख़िताब कर रहे थे। तो ख़िताब के दौरान जो है जो विंस्टन चर्चिल के जो मुखालफिन थे उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज करना शुरू कर दिया, तनकीद करना शुरू कर दी और दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जो उसने पॉलिसियाँ अख्तियार की थी उनके ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया। तो विंस्टन चर्चिल जो थे उसको बहुत बुरा लगा, तो उसने गुस्से में आकर कहा कि इस पार्लियामेंट के आधे लोग गधे हैं। तो ये सुनना था कि पार्लियामेंट के लोगों ने और ज़्यादा एहतजाज करना शुरू कर दिया कि इसने हमें जो है वो आधे लोगों को गधा कह दिया है। उन्हें बहुत बुरा लगा, उन्हें और ज़्यादा एहतजाज करना शुरू कर दिया और मुतालबा करना शुरू कर दिया कि विंस्टन चर्चिल जो हैं वो अपने कहे हुए अल्फाज वापस लें। तो विंस्टन चर्चिल जो हैं, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ज़हीन आदमी था, तो वो थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ। जब एहतजाज बढ़ गया तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। और उसने कहा कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ कि इस पार्लियामेंट के आधे लोग गधे नहीं हैं। तो बहुत दिलचस्प सूरत हाल बन गई। बरतानिया के पहले लॉर्ड स्पीकर का इंतखाब कब अमल में आया? 1688, 1990, 2006, 2020। तो दुरुस्त जवाब है 2006। यानी पहले जो है बरतानिया का जो दारुल उमरा है उसका जो लॉर्ड चांसलर होता था, बरतानवी दारुल उमरा का जो सरबराह है वो लॉर्ड चांसलर कहलाता था। फिर 2005 के अंदर जो है और 2006 में जो है बरतानिया के अंदर इस्लाहात की गई और उनके नतीजे में जो है बरतानवी दारुल उमरा का सरबराह जो पहले लॉर्ड चांसलर कहलाता था उसके लिए जो टाइटल है वो चेंज कर दिया गया और वो लॉर्ड चांसलर की बजाय लॉर्ड स्पीकर कहलाने लगा। तो ये अमल जो है वो 2006 के अंदर मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट है बरतानिया में 2025 की दस्तूरी इस्लाहात के बाद सुप्रीम कोर्ट, ये इसमें भी कंपोजिंग की गलती है। आप सोचते होंगे कि हर वीडियो के अंदर जो है एक आध कंपोजिंग की गलती ज़रूर आ जाती है, तो इस के अंदर भी जो है वो कंपोजिंग की गलती आ रही है। बरतानिया में दस्तूरी इस्लाहात ये है 2005, ये दुरुस्त कर लीजिएगा आप, 2005 2005 दुरुस्त है। बरतानिया में 2005 की दस्तूरी इस्लाहात के बाद सुप्रीम कोर्ट का क़याम कब अमल में आया? तो इसके ऑप्शन हैं 2005, 2007, 2009, 2010। तो इसका दुरुस्त जवाब है 2009। इससे पहले जो है बरतानिया का जो दारुल उमरा है वो कानून साजी के फ़रज़ भी सर अंजाम देता था और वो कानून साजी के फ़रज़ सर अंजाम देने के साथ साथ वो बरतानिया की सबसे बड़ी अदालत के फ़रज़ भी सर अंजाम देता था। तो 2005 के अंदर जो है बरतानिया ने इस्लाहात की गई और फिर आस्ता आस्ता उसको अमली शक्ल दी गई और उसके बाद बरतानिया में अलग तौर पर सुप्रीम कोर्ट कायम कर दी गई और ये आम काम जो है वो 2009 के अंदर मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट है बरतानवी सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुल तादाद है 10, 11, 12, 19। तो दुरुस्त जवाब है 12। 10 उसके जजेस हैं, एक उसका चीफ जस्टिस है और दूसरा जो है उसका असिस्टेंट चीफ जस्टिस है या डिप्टी चीफ जस्टिस जो है वो आप उसको कह सकते हैं।
तो ये बरतानवी सुप्रीम कोर्ट जो है ये 2009 के अंदर जो है वो अमल में आई। इससे पहले बरतानिया की आला अदालत के फ़रैज़ जो हैं दारुल उमरा के अरकान ही सर अंजाम देते थे। नेक्स्ट है बरतानवी पार्लियामेंट में पार्टी नज़्म व ज़ब्त को कायम रखना किसकी ज़िम्मेदारी है। सवाल दोबारा सुनिएगा, बरतानवी पार्लियामेंट में पार्टी नज़्म व ज़ब्त को कायम रखना किसकी ज़िम्मेदारी है। तो दुरुस्त जवाब है स्पीकर, लाउड स्पीकर, वज़ीर आज़म, चीफ व्हिप। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है चीफ व्हिप। लास्ट ऑप्शन जो है चीफ व्हिप जो है उसका काम पार्टी डिसिप्लिन को कायम रखना होता है। नेक्स्ट है बरतानवी दारुल अवाम के स्पीकर की मुनफरिद खसूसियत है। बरतानवी दारुल अवाम का जो सरबराह है वो स्पीकर कहलाता है और उसकी मुनफरिद खसूसियत क्या है। आला तालीम, पार्टी से वफ़ादारी, गैर जानबदारी, बेहतरीन मुकर्रर। तो उसका दुरुस्त जवाब है गैर जानबदारी। यानी बरतानवी स्पीकर जो है उसकी वजह शोहरत जो है वो उसका गैर जानबदार होता है और उसकी गैर जानबदारी की वजह से जो है उसको दोनों पार्टियां जो हैं बहुत इज़्ज़त और बहुत एहतराम देती हैं। और उसके बाद जब तक, ये दिलचस्प बात है बरतानवी सियासी निज़ाम की, कि जब तक वो इंतखाबात में हिस्सा लेता है तो जिस हलके से बरतानवी स्पीकर इंतखाबात में हिस्सा लेता है उसके मुकाबले में कोई भी पार्टी जो है वो अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करती। इस तरह वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाता है। तो जितने अरसे तक वो अपनी गैर जानबदारी को बरकरार रखेगा आइंदा इंतखाबात के अंदर वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएगा। तो इसलिए आमतौर पे हम इसको कहते हैं कि वो ताहयात स्पीकर होता है। यानी अगर वो ताहयात अपनी गैर जानबदारी को बरकरार रखता है तो उसके मुकाबले में कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा और वो हर दफ़ा जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब होकर जो है बरतानवी दारुल अवाम का स्पीकर बन जाता है। तो ये बहुत मुनफरिद बात है, जबकि पाकिस्तान में, इंडिया में, अमेरिका के अंदर जो है जो स्पीकर होता है वो जानबदार होता है और जानबदारी का मुजाहरा करता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ स्विट्ज़रलैंड। तो चंद सवाल जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड से भी लिए गए हैं। स्विस मुकन्ना कितने ईवानों पर मुश्तमिल है। इसमें भी कंपोजिंग की गलती आ रही है। स्विस मुकन्ना कितने ईवानों पर मुश्तमिल है। मैं आपको बताता चलूँ कि स्विस मुकन्ना जो है उसके 2 ईवान हैं। नेक्स्ट है स्विस मुकन्ना कहलाती है, यानी उसकी मुकन्ना जिस तरह बरतानवी मुकन्ना पार्लियामेंट कहलाती है, अमेरिकी मुकन्ना कांग्रेस कहलाती है, पाकिस्तान की मुकन्ना भी पार्लियामेंट कहलाती है। तो स्विट्ज़रलैंड की मुकन्ना क्या कहलाती है। पार्लियामेंट, कांग्रेस, फेडरल असम्बली, कौमी असम्बली। तो इसका दुरुस्त जवाब है फेडरल असम्बली। स्विस मुकन्ना जो है उसका नाम फेडरल असम्बली है जिसके 2 ईवान हैं। स्विट्ज़रलैंड कुल कितने ईवानों पर मुश्तमिल है। इसमें भी जो है वो कंपोजिंग की गलती आ गई है, मैं बहुत माज़रत खा हूँ। ये सवाल है स्विट्ज़रलैंड कुल कितनी वफाकी इकाइयों पर मुश्तमिल है। सवाल दोबारा सुनिएगा, स्विट्ज़रलैंड कुल कितनी वफाकी इकाइयों पर मुश्तमिल है, या स्विट्ज़रलैंड का वफाक कुल कितने ईवानों पर मुश्तमिल है। ऐसे होना चाहिए, स्विट्ज़रलैंड का वफाक इसमें मिसिंग है, कुल कितने ईवानों पर मुश्तमिल है। 10, 15, 20, 26। तो दुरुस्त जवाब है 26। और 26 इस तरह है कि 20 मुकम्मल और 6 निसफ़ जो है वो हैं। तो स्विट्ज़रलैंड का जो वफाक है कुल कितनी इकाइयों पर मुश्तमिल है, 26 इकाइयों पर मुश्तमिल है, जिसमें 20 मुकम्मल इकाइयाँ हैं और 6 जो हैं वो निसफ़ इकाइयाँ हैं। कमर्शियल है मोहम्मद नवाज़ बुड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। सिर्फ मैं ही पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हूँ, आप सब लोग जो हैं वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो तालिब इल्म होता है वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहलाता है। यानी आप और मैं, हम सब लोग जो हैं वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और हम पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म होते हैं। हम सियासियात का इल्म हासिल कर रहे होते हैं। तो जो लोग सियासियात का इल्म हासिल कर रहे होते हैं वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहलाते हैं और जो लोग सियासत कर रहे होते हैं
वो पॉलिटिशियन कहलाते हैं। हम पॉलिटिशियन नहीं हैं, क्योंकि हम अमली सियासत में हिस्सा नहीं लेते, हम नज़रियाती सियासत का मुताला करते हैं। हम रियासत, हुकूमत और उससे मुतल्लिक़ मामलात और इदारों का मुताला करते हैं। इस एतबार से हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहलाते हैं। वो आप भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, मैं भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ। और जो लोग सियासत करते हैं, जो रियासत और हुकूमत की सरगर्मियों के अंदर अमली तौर पे शिरकत करते हैं, रियासत के मसाइल को हल करने के लिए अमली इक़दामात करते हैं, तो वो लोग जो हैं वो पॉलिटिशियन कहलाते हैं, वो सियासतदान कहलाते हैं। जैसे इमरान खान क्या है? पॉलिटिशियन है। वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है, वो रियासत के जो मामलात हैं उनके अंदर अमलन शिरकत करता है, तो इसलिए वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट की बजाय वो पॉलिटिशियन कहलाएगा, और हम लोग जो हैं वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहलाते हैं। तो आप जो है वो ये टाइटल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो इसलिए आप भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। आप इसकी अपने नाम की जो है वो रबर स्टैम्प भी बनवा सकते हैं, जैसे सज्जाद सईद अवान पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो ये जो है वो आप कोई भी नाम जो है वो आपका, जो ये तो मैंने वैसे ही नाम ले लिया, ये भी हमारे एक स्टूडेंट हैं सज्जाद सईद अवान, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। तो आप भी अपने नाम की जो है वो स्टैम्प बनवा सकते हैं, अपना नाम लिखकर जो है नीचे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, तो बड़ा अच्छा लगेगा, ये अच्छा है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से सवालात हैं। 1973 के दस्तूर के मुताबिक कौमी असम्बली में ख़वातीन की नशिस्तों की तादाद है 40, 50, 60, 70। तो दुरुस्त जवाब है 60। नेक्स्ट है 1973 का आइन कितनी दफ़ात पर मुश्तमिल है? आर्टिकल्स इसके कितने हैं? 234, 250, 280, 289। तो ये है 89, 89, 89, और 79 जो होता है वो 79 होता है। तो दुरुस्त जवाब है 280। जो 1973 का आइन है वो कुल 280 दफ़ात पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट है 1973 के दस्तूर में 18वीं तरमीम कब हुई? 2002 में, 2006 में, 2010 में और 2018। तो दुरुस्त जवाब है 2010 में। उस वक़्त पीपल्स पार्टी का दौर था, और असफ़ अली ज़रदारी जो हैं वो उस वक़्त पाकिस्तान के सदर थे जब ये तरमीम की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कौमी असम्बली का कोरम है 1/3, 2/3, 3/4, 1/4। तो पाकिस्तान में कौमी असम्बली का कोरम है 1/4 यानी 1/4, जो तकरीबन 85 बनता है। नेक्स्ट है कौमी असम्बली में सूबा पंजाब की कुल नशिस्तों की तादाद है 150, 160, 173, 183। तो दुरुस्त जवाब है 183। कौमी असम्बली के अंदर सूबों को उनकी आबादी के अतबार से नुमाइंदगी दी जाती है, जबकि सेनेट के अंदर जो है सूबों को बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी दी जाती है। तो पंजाब की आबादी चूँकि ज़्यादा है, इसलिए पंजाब की नशिस्तें जो हैं बाकी सूबों से ज़्यादा हैं। तो जिस सूबे की आबादी ज़्यादा है उसकी नशिस्तें ज़्यादा होंगी, जिसकी आबादी कम है कौमी असम्बली के अंदर उसकी नशिस्तें जो है वो कम होंगी। लेकिन जो सेनेट है, जो अपर हाउस है, वो दुनिया भर में यही असूल राज है, अमेरिका में भी और इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, कि हर सूबे को चाहे उसकी आबादी कम हो चाहे ज़्यादा हो, उसकी नशिस्तें बराबर होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमी असम्बली में सबसे कम नशिस्तें किस सूबे की हैं? सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। तो वो है दुरुस्त जवाब बलूचिस्तान। और ये ज़हन में रखें कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो सूबा नहीं है। ये मैंने वैसे ही जो है वो खानापुरी के लिए लिख दिया, लेकिन आप ज़हन में रखें कि वो सूबा नहीं है, उसका स्टेटस सूबे का नहीं है, इसलिए जो है वो इसको आपको ज़हनशीन रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनेट में किस सूबे की नशिस्तें सबसे ज़्यादा हैं? अब ये जो सवाल है इसका जवाब अपने ख़ुद देना है। सेनेट में किस सूबे की नशिस्तें सबसे ज़्यादा हैं? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, किसी की भी नहीं। तो ये आपने जो है वो ख़ुद जो है वो करना है, अटैम्प्ट करना है। ये मैं इस सिलसिले में जो है वो आपके से की मदद नहीं करूँगा। और एक इसका तरीक़ेकार ये है कि आप जब ये वीडियो देखें और इस सवाल के ऊपर पहुँचें तो आप कमेंट के अंदर जो है यूट्यूब के ऊपर जो कमेंट करते हैं आप लोग करते हैं,
तो उसके अंदर इसका जवाब जो है हम दे सकते हैं। तो मज़ीद इसकी वजाहत भी जो है वो मैं उसी के ऊपर करूँगा। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, आप इनको गौर किया करें और इनके ऊपर जो है वो मुनासिब तरीके से इनके जवाबात जो हैं वो तलाश किया करें। जो मेरा एक तरीका है कि जब वीडियो ख़त्म होती है, पॉलिटिकल साइंस के जो सवालात हैं जिनके बारे में अमूमन हमारे स्टूडेंट जो हैं वो ये गिला शिकवा करते हैं कि बहुत खुश्क मज़मून है, तो इतने सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो करने के बाद तो ये तशंगी महसूस होती है कि क्यों ना जो है वो एक आध शेर जो है वो यहाँ पे रखा जाए, ताकि ज़रा वो जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बाद एक संजीदा सा माहौल पैदा हो जाता है और उसको थोड़ा सा जो है वो खुशगवार बनाया जाए। तो आज का मेरा इंतखाब जो है वो पंजाबी ज़बान से इसका तल्लुक़ है, और सूफ़ी शायर, एक सूफ़ी बुज़ुर्ग जो हैं बाबा फ़रीद, ये उनका कलाम है, बहुत ख़ूबसूरत है। आप इसको पढ़ें, आप इसको समझें, इसके ऊपर गौर करें। बहुत गहरी बातें हैं, बहुत ख़ूबसूरत बातें कही गई हैं। इसको समझना भी जो है वो भी थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत जो क्लासिकल पंजाबी ज़बान है वो इसमें जो है वो इस्तेमाल की गई है। सुनिएगा। अग ते इश्क दा सेक की पुछना, अग ते इश्क दा सेक की पुछना, इश्क दा सेक वधेरा। सेक कहते हैं तपश को, आग की जो तपश होती है उसे सेक कहते हैं। अग यानी आग। अग ते इश्क दा सेक की पुछना, इश्क दा सेक वधेरा। वधेरा ज़्यादा। दोबारा सुनिएगा। अग ते इश्क दा सेक की पुछना, इश्क दा सेक वधेरा। अग ते साड़े कख ते काने, इश्क साड़े दिल मेरा। अग ते साड़े कख ते काने, इश्क साड़े दिल मेरा। अग दा दारू मींह ते पानी, इश्क दा दारू केड़ा। यार फरीद उते कख ना रहिंदा, जिथे इश्क ने लाया डेरा। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत पैगाम है। दोबारा सुनिएगा। अग ते इश्क दा सेक की पुछना, इश्क दा सेक वधेरा। अग ते साड़े कख ते काने, इश्क साड़े दिल मेरा। अग दा दारू मींह ते पानी, इश्क दा दारू केड़ा। यार फरीद उते कख ना रहिंदा, जिथे इश्क ने लाया डेरा। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त पैगाम है, और इसकी ख़ूबसूरती ये है कि इसमें बड़ी क्लासिकल पंजाबी इस्तेमाल की गई है, बड़े पुराने अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, और सूफियाना कलाम का जो हुस्न होता है वो इस इन 4 मिसरों के अंदर जो है वो बहुत खूबसूरती के साथ जो है पेश किया गया है। यहाँ तक हमारी वीडियो है, यहाँ पे हमारी वीडियो का अख्ताम होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनका भी ख्याल रखिएगा, और अच्छे शहरी बनकर रहिएगा, ज़िम्मेदार शहरी बनकर रहिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।